एटीएम मशीन का डाटा चोरी करते हुए एक चीनी बाशिंदा पकड़ा गया। उसके बाद फिर 21 मार्च 2017 आया और कराची से दो चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। 13 जुलाई 2017 को फर्द जुर्म आयद होती है और 2 अफराद पे ये फर्द जुर्म आयद की जाती है। फिर दिसंबर 2017 आता है और जाली क्लियरेंस दस्तावेजात की वजह से एक चीनी बाशिंदे को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, स्किमिंग करते हुए, एटीएम से पैसे चुराते हुए, डाटा चुराते हुए। तकरीबन 559 मेरे पास जो फिगर्स हैं, 559 ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे इन्होंने डाटा चोरी किया। तकरीबन 10 मिलियन रुपए के करीब बनता है ये अमाउंट बनती है पाकिस्तानी शहरियों की मेहनत से कमाई हुई। हम सीपेक चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी जन्म लेते हुए नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान यकीनन शायद लतीफ साहब ये चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई बाशिंदा सीपेक के खिलाफ नहीं है, कोई शहरी पाकिस्तान का सीपेक के खिलाफ नहीं है। तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि तरक्की की राह पे गामजन हो, लेकिन इसके लिए हमें कीमत यह अदा करनी पड़ेगी कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है वो दे देनी पड़ेगी चीनियों को। क्या हमारी पुलिस की और स्पेशली पुलिस वर्दी में होते हुए उसकी कोई इज्जत नहीं है? जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर इतनी ह्यू एंड क्राई जो सोशल मीडिया पे हो रही है और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे एज सच ड्रास्टिक कदम नहीं उठाया गया, तो फौरी तौर पर उसकी जो सजा है उसे मिलनी चाहिए। और ये सोच हमें ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हमने सीपैक का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, हम किसी के महकूम हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सीपैक में बाकायदा चीन के अपने बेशुमार फवायद हैं। हमारे मुल्क के अंदर यह तासुर कायम किया जा रहा है कि जी सीपैक एक बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा नहीं है। सीपैक जो है उसमें दोनों ममालिक के म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। चाइना की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितनी पाकिस्तान की है। उसके बाकायदा कवायद और जवाबत हैं जिसके तहत हमने सीपैक को आगे लेकर चलना है। मगर सीपैक के बारे में हमें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आज भी सवालिया निशान है। हमें यह नहीं मालूम कि सीपैक के बारे में जो कर्जा आपने कमर्शियल लोन लिया वो किस रेट पर लिया, वो आपने किस तरह लिया, कितना लिया, कैसे अदा होगा, और उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पॉइंट की तरफ आऊंगी शायद। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, ये चीनियों की जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो अगर हमारा कोई शहरी दुबई जाता है, कहीं और जाता है, किसी भी मुल्क जाता है, तो वो उसी तरीके से उसी तरह कानून का निफाज देखता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब अमेरिका गया तो मैंने उनके कवानीन के मुताबिक सिक्योरिटी चेक करवाया और इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए रेमंड डेविस का वाकया देख लीजिए, कानून तोड़ा, 2 नौजवानों को मारा, चला गया, और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की वजह से आज एक अमेरिकी डिप्लोमेट के गाड़ी के टकराव से एक नौजवान जो है वो हलाक हो गया। उसके बारहवीं में भी यही हुआ, उसकी भी एफआईआर अभी तक नहीं कटी, इसलिए क्योंकि उसको भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हासिल है। अब ये जो चीनी लोग हैं ये तो बहुत सारे हैं ना, ये तो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से जाने देंगे तो पाकिस्तान में बचेगा कौन जिसके ऊपर कानून का निफाज होना है? ये क्यों हो रहा है? आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत अच्छा बयानिया दिया और कहा कि बहुत सारी आपके पास मिसालें पड़ी हुई हैं, ना सिर्फ के चीनियों की बल्कि और भी बहुत सी नेशनैलिटीज की जो कि पाकिस्तान के कानून की इज्जत नहीं करते। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के कानून की इज्जत करते हैं कि बाहर वाले लोग इज्जत करें? सही। हम आज इस वक्त इस मौके के ऊपर जिस तरीके से हमारी रूलिंग एलीट पाकिस्तान के कवानीन की बरसरेआम धज्जियां उड़ा रही है, पाकिस्तान के उन इंस्टीट्यूशंस को अपनी तनकीद का निशाना बना रही हैं जो कि कानून के रखवाले हैं, उसके बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाहर के लोग यहां आते हैं वो उस कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे? सही। और वो क्यों करें जब हम खुद नहीं करते? तीसरी बात, ज़हनियत। हम लोग गुलामी से निकल तो आए हैं लेकिन सिर्फ बराए नाम निकले हैं। आज तक हमारी ज़हनियत जो है वो गुलामाना है, और उस गुलामाना ज़हनियत की जो परपेचुएशन हुई है वो इसलिए हुई है कि हम रीजनली और इंटरनेशनली टोटली आइसोलेटेड हैं इस वक्त। मैं शायद लतीफ साहब की बसत इज्जत इस बात से एग्री नहीं करता जो कि उन्होंने फरमाई थी। पाकिस्तान इस वक्त आइसोलेटेड है और पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। इंडिपेंडेंस हम लोगों ने खुद क्रिएट कर ली ना, ये हमारे अपनी कसूर है कि हमने फॉरेनर से 4 साल नहीं लगाया। कि इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई वाहिद दोस्त है 1-2 और दोस्तों के अलावा तो वो चीन है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर डिपेंड करता है चीन के ऊपर, पाकिस्तान की सॉल्वेंसी डिपेंड करती है चीन के ऊपर, और आइंदा 2-3 महीनों में जो फाइनेंशियल सिचुएशन बनने वाली है अनीका, वो बनेगी जब तो नजर आएगा। तकरीबन $9.5 बिलियन आपको चाहिए अपने लोन्स और लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस करने के लिए। पैसा सवालिया निशान है कि कहां से आएगा। पैसा वापस भी करना
वहां करना है और करना होगा। और ये एक बात को मैं रीट्रेट करूंगा कि पाकिस्तान को अभी तक नहीं पता कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पाकिस्तानियों नहीं को पता, हमें नहीं पता, पता नहीं जी, गवर्नमेंट को पता कि नहीं पता, मुझे तो नहीं पता और किसी और पाकिस्तानी को नहीं पता, शायद गवर्नमेंट को भी पूरा नहीं पता हो, उनको भी ना पता हो कि क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, इस हद तक मिसरूल और लैक ऑफ गवर्नेंस है इस मुल्क में कि हम लोगों ने हर चीज को पॉलिटिसाइज करके रख दिया। सही है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता, एस्पेक्ट हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर आगे बढ़। अगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को भी नहीं शायद क्लियरली पता कि करना क्या है, तो फिर तो ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। मैं वसीम बादामी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। वसीम बादामी साहब, फिर तो वही हाल होगा जैसे श्रीलंका का पोर्ट चाइना के हवाले कर दिया 100 साल के लिए कि ठीक है जी आप चलाइए, क्योंकि हम कर्जा नहीं वापस दे सकते थे। तो हम अगर कर्जा वापस ना दे सके तो हम किस चीज को उनके सामने रखेंगे? अभी हम लोगों को कर्जे की, जिस तरह शायद लतीफ साहब ने भी फरमाया, रऊफ हसन साहब भी फरमा रहे हैं कि हम लोगों को टर्म्स टीओआर का पता नहीं है, क्लियरली नहीं पता, हुकूमत ने पार्लियामेंट के सामने ये बात नहीं रखी है। तो फिर किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं? ये तो लोन है, ये कोई इमदाद थोड़ी है। ये विजुअल्स का बहुत डिस्टर्बिंग है। ये वो जनाब पुलिस की गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, ये हुआ वो हुआ। अगर इसको अभी से हमने ना रोका ये मुसीबत बन जाएगी। आप यहाँ कराची के लोगों से पूछें, ये अफगान आबादियां हमारे लिए नो गो एरिया बन गई थी, किस तरह सड़कों पर बदमाशियां होती थी और हम ऐसे खड़े हुए देखते रहते थे, यार कुछ नहीं कर सकते इसको अभी रोक लें मामले को, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा सारा सिलसिला। और यह हाथ से निकल गया फिर उसको संभालना इसलिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह रऊफ हसन साहब फरमा रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है चाइना के ऊपर। शायद लतीफ साहब, अब जिस तरीके से हम धड़ाधड़ छूट दिए जा रहे हैं, उन्हें हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है 40 साल, हमने पोर्ट बनाने की कस्टम ड्यूटी के ऊपर छूट दी है 23 साल, हमने मुल्तान सक्कर सेक्शन पे छूट दी है 11 बिलियन रुपए, 11 बिलियन, और सेल्स स्टील के ऊपर की मसनूआत पर टैक्स की छूट दी है हमने 11 बिलियन रुपए। ये तमाम के तमाम फैक्ट्स फिगर सामने है। इतनी छूट अगर पाकिस्तानियों को मिलती तो गालिबन हम लोग काफी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते थे इकोनॉमिकली। देखिए, मैं इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। ये जो रऊफ साहब ने बात की कि वो मुझसे एग्री नहीं करते, हम टोटली डिपेंडेंट है चाइना पे, अगर ये हमारा माइंडसेट है, अगर ये ज़हनियत है, तो फिर जो चाइना कर रहा है वो तो ठीक कर रहा है। हमने अपने अवाम में, अपनी हुकूमत, अपने मुल्क के लेवल पे ये हरगिज तासुर नहीं पैदा करना, और ना ऐसा है कि हम किसी के महकूम बन गए। ये दो मुल्कों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हम क्या गवादर पोर्ट बना के उनकी मदद नहीं कर रहे? हमें नहीं मालूम कि वेस्ट को डेवलप करने के लिए वो कितना फासला उनका कम हो रहा है, सी रूट्स में किस हद तक कमी आ गई? क्या यह हमें नहीं बताना चाहिए अपने लोगों को? इसलिए इस तरह की ज़हनियत का पैदा करना कि चूंकि हमारा इन्हिसार चाइना पे है, लिहाजा वो जो कहें वो ठीक है, और उसका नक्शा आपने देख लिया कि सिक्योरिटी तक के मामले में उन्होंने जो रूल्स की वायलेशन की, ये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैंने अब फिर से वो JF-17 का जिक्र किया, मैं उसका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। हमारी जब आपस में बातचीत शुरू हुई तो उसके ऊपर जब को प्रोडक्शन की बात आई, हालांकि वो लीड पार्टनर थे, मगर उसके अंदर 58% हिस्सा पाकिस्तान को लेके दिया और 42% हिस्सा हमने चीन को दिया। ये हमने किया, ये हमारा एक रोल मॉडल है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया। तो ऐसा हरगिज नहीं है, अगर चीन हमारी मदद कर रहा था वो एक फाइटर जहाज बनाने में, तो हम भी उनकी मदद कर रहे थे। हमारी जो ब्रेन था, वो सॉफ्टवेयर जिसको आप ब्रेनवेयर कह सकते हैं, तो ये दोनों मामलात आपस में ऐसे होते हैं मेज पर बैठे हुए, जब आप डिस्कशंस करते हैं कि कभी भी ये एहसास दूसरी को पार्टी को आप न दिलाएं कि हम जनाब आपकी गुलामी कबूल करने जा रहे हैं। यही मामला हमारा लोन के मामले में है कि जो कमर्शियल लोन्स लिए वो बड़ी कम रेट्स पर मिला करते हैं, मगर सुनने में जो आ रहा है वो बड़े हाई रेट्स पे कमर्शियल लोन्स हमें दिए गए हैं। फिर से हम शायद इस एहसास कमतरी में उसका हम शिकार हैं कि जी जैसे भी लोन मिलता है ले लो। और एक तासुर यह भी पैदा किया गया कि जनाब वो हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। यानी अपनी सारी चीजों पर हमने खुद से एक तरह से कवर डाला हुआ है और उसको दुनिया के सामने आने नहीं दे रहे। तो फिर ऐसे होगा जो आप करने जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में वो जो आपने श्रीलंका की मिसाल दी वो आपके सामने है जी। हमें हर वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है हमने उसका पास रखना है, और दोनों मुल्क जो हैं ठीक शायद वो इक्वल लेवल पे रह के हमने एक दूसरे को ट्रीट करना है। ये कभी भी एहसास नहीं हम दे सकते कि जनाब हम किसी दूसरी पोजीशन में हैं। शायद चाइना जो है हमें उसकी जरूरत है, लेकिन क्या हमारी जरूरत भी चाइना को नहीं है? क्या हम इस बात पे घुटने टेक सकते हैं कि वो हमारी वर्दी के अंदर मौजूद पुलिस वालों को इस तरह जदोकोब करने की कोशिश करें, और वो पुलिस वाले जो उनकी अपनी सिक्योरिटी पे मामूर है? देखिए,
یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ وہ ہمارے قوانین کی دھجیاں بکھیریں جس طریقے سے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. یہ میں نے اس میں اپنے میں کہا تھا, اور لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ 2 پرووائزرز لگائے تھے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہم اپنے قوانین کی دھجیاں کس طریقے سے بکھیرتے ہیں. کنسیکوینٹلی ہم نے ایک ریشنل کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ باقی لوگ بھی پھر شہ لیتے ہیں کہ آئے, لیکن اس کے باوجود بالکل نہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کے اوپر منو عمل ہونا چاہیے جو اس کی انکوائری کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں, لیکن وہ بہت مشکل لگتا ہے. میں نے لفظ جو بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ شاید آپ کا جو سوال ہے اس میں ایکسپلین ہو جائے, میں نے لفظ محکومیت نہیں استعمال کیا تھا, میں نے لفظ ڈیپینڈنس استعمال کیا تھا. کیوں یہ ڈیپینڈنس ہمیں اتنی زیادہ ڈومیننٹ نظر آ رہی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو ہماری ذہنیت ہے رولنگ ایلیٹ کی وہ محکومانہ ہے, اور وہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے کرتے ہیں. آج 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. مثلاً جو پاکستانی کمپنیز کو کیا ان سارے درجنوں کانٹریکٹس میں سے کوئی ایک کانٹریکٹ بھی ملا ہے؟ صحیح نمبر, اور آپ نے ان کو یہ کمٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم کوئی ٹینڈرنگ نہیں کریں گے. آپ کے اپنے قوانین کی اٹر وائلیشن ہے وہ. صحیح, آپ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی کانٹریکٹ نہیں ایوارڈ کر سکتی جب تک کہ اس کی ٹینڈرنگ نہ ہو, اور آپ کم از کم 3 جو ہیں ان پٹس آپ کے پاس نہ آئیں اور پھر ان کو آپ ایویلویٹ کریں تو وہ کریں. تو کیا ایک بھی پاکستانی کمپنی کو ٹینڈر دیا ہے؟ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ملے گا؟ تمام ٹینڈرز جو ہیں وہ چائنیز کمپنیز کو ملیں گے. قانون کے خلاف کمٹمنٹ کر کیسے سکتے ہیں؟ خود آپ نے کی ہے. نمبر 1, پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے نہیں. نمبر 2, جو ریٹس ہیں جو ان کو دیے جا رہے ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ آپ کے لوکل ریٹ سے بہت زیادہ ہیں. اس کے بارے میں کوئی آپ نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ ریٹس کیا ہیں. تیسرا, جو لونز لیے گئے ہیں, 2 منٹ دیجئے گا, جو لونز لیے گئے ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہے جس کا ذکر شاید لطیف صاحب نے بھی کیا ہے, میری انپٹ یہ ہے کہ ایگزوربیٹنٹ ہیں. وہ 7, 7.5-8% تک ریٹس ہیں, جبکہ آپ باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے لونز آپ لیتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت کم کپڑ ہے. سو چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ ایویلویٹ کریں کہ ہماری ڈیپینڈنس جو ہے چائنا کے اوپر بنا دی گئی ہے. جو اس کو جو نیریٹو کریٹ کیا گیا وہ یہ ہے, اس میں آگے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان, اگر چین اس وقت نہ ہوتا, جو رولنگ پارٹی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ جی چین کے ساتھ سی پیک کروانے والے ہم ہیں, اور اگر ہم نہ کرتے تو پاکستان تباہ ہو جاتا. یہ ایک نیریٹو ہے, یہ وہ محکومانہ ذہنیت ہے جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئی؟ امریکہ کی بات کر لیں, کسی اور ملک کی بات کر لیں, وہاں تو یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہیں. پارلیمنٹیرینز اس کو الاؤ کرتے ہیں یا الاؤ نہیں کرتے. ہماری پارلیمنٹ صرف دکھاوے کے لیے, صرف شو آف ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں اب یہ اس کا تعلق ہماری داخلی سیاست سے بن جاتا ہے, اگرچہ ہم بات چائنا کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں, لیکن اس سوال کے جواب میں مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ ہمیں ووٹ کو تقدس دو, پارلیمان کو عزت دو. پارلیمان کو عزت دینا کب یاد آتی ہے؟ جب عمران خان پارلیمان کے باہر دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ووٹ کا تقدس کب یاد آتا ہے؟ جب آپ نیب کے کیسز میں پھنس جاتے ہیں. ورنہ تو شہباز شریف صاحب پنجاب میں نہیں جاتے تھے, نواز شریف صاحب یہاں پر نہیں آتے تھے. تو ڈیموکریسی صرف جو ہے وہ کچھ دکھاوے کا نام نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے. وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ورنہ اگر پارلیمان کی قوت آپ کے پیچھے کھڑی ہو تو آپ بڑا اچھا نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ بہت اچھی ڈیل بھی کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک فرد واحد نہیں ہوں, میرے ملک میں جمہوریت ہے, مجھے ہر معاملے میں اپنی پارلیمان کے پاس جانا پڑے گا. لیکن پارلیمان کی عزت کا ہم قصیدہ اور نصیحت اسی وقت پڑھتے ہیں جب ہم خود پھنستے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے اور بعد میں اس طرز کے سارے مسائل ہوتے ہیں جس پر آپ اس وقت بات کر رہی ہیں. صحیح. تو پھر اگر ہم یمن کے معاملے میں پارلیمنٹ میں جا سکتے تھے تو ہم اس معاملے میں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ کیا ہم چوز کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کس چیز پہ جانا ہے, کس چیز پہ نہیں جانا؟ جو دل کیا اس کے اوپر چلے گئے, جو دل نہ کیا اس کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ چنے بیچے. اور دیکھیں نا یمن کے معاملے میں جب گئے تو ایک اچھی فیس سیونگ, ایک اچھا نیریٹو بلڈ ہوا نا. بات وہی ہے کہ جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب کچھ اپنے معاملات بھی اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے, وہاں اب اگین وہی والی بات ہے. یہ یمن, آپ نے چائنا کا معاملہ کی بات کی, بٹ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی ایک ایسی جماعت جس کا آج کل نیریٹو ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو اس کے وزیر اعظم نے پارلیمان کو سرپاس کرتے ہوئے جناب کیوں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا؟ پارلیمان میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو جاتی, اس کے بعد اعلان ہو جاتا اس کا, یا مسترد ہو جاتی, جاتے جاتے کیوں اعلان کر دیا؟ جب آپ اس طریقے کی باتیں کرتے تو میں کانسپیریسی تھیوریز پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن
پھر یہ امپریشن بنے گا کہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ پارلیمان کو سرپاس کر کے اپنے فیصلے کر دیتے ہیں، چاہے وہ چائنا کو سرٹن معاملات میں کچھ ریلیف دینے کا معاملہ ہو یا لیٹسٹ معاملہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر بھی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب جس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک نیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ چینی باشندے، چینی انجینئرز ہوں، جو مرضی ہو، چاہے چینی وزیر اعظم ہو یا چینی پریزیڈنٹ ہو، قانون سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، شہد سے میٹھی ہے، سمندر سے گہری ہے، لیکن قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ دوستی۔ قانون کی بالادستی جب تک نہیں رہے گی تو پھر آپ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھیں